पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना पद्धति का लाभ है? आपके ऑप्शन है, ये बच्चों को वास्तविक जीवन स्थितियों में उनके ज्ञान, समझ और कौशल को बढ़ाने में मदद करता है। अगला ऑप्शन है, परियोजना पद्धति सार्थक अधिगम की ओर नहीं ले जाती है, ये छात्र को उसके भावी जीवन के लिए तैयार करने में मदद करता है। या डी ऑप्शन है आपका, ए और सी दोनों। दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है। तो पहले नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर चला जाएगा आपका, वो आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, यानी कि इसमें ए और सी वाला जो कथन है वो दोनों ही ठीक हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक अनुबंधित प्रतिक्रिया है। आपके ऑप्शन है, पहले से तटस्थ उद्दीपक के लिए एक सीखी हुई प्रतिक्रिया। बी है, एक अनुबंधित उद्दीपक के लिए स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रतिक्रिया। अनुबंधित उद्दीपक के लिए एक सीखी हुई प्रतिक्रिया। या डी ऑप्शन है आपका, एक प्रतिक्रिया जो केवल विशिष्ट परिस्थितियों में प्राप्त की जाती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है। तो दूसरे नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, उसका जो राइट आंसर चला जाएगा आपका, वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, यानी एक अनुबंधित उद्दीपक के लिए स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रतिक्रिया में चला जाएगा। थर्ड नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, प्राथमिक पुनर्बलन के एक उदाहरण में शामिल है। आपके ऑप्शन है, पैसा, ओहदा, भोजन या प्रशंसा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इसके राइट आंसर को यहां पर आपको चयन करना है। तो थर्ड नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो आपका चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, यानी कि भोजन के साथ चला जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य किस ग्रेड द्वारा सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करता है? ग्रेड सेकेंड या ग्रेड थर्ड, ग्रेड फोर्थ या ग्रेड फिफ्थ। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको इसका बताना है। तो फोर्थ नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, उसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ग्रेड थर्ड के साथ चला जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है 5 नंबर प्रश्न है, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में सहायक है। आपके ऑप्शन है, मानव व्यवहार की भविष्यवाणी, अवलोकन से अधिगम, व्यक्तिगत कारकों, व्यवहार और पर्यावरण की क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में मानव व्यवहार की पहचान, या उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है। तो 5 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, उसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्नोद सिद्धांत में अंतर्नोद को संदर्भित करता है। आपके ऑप्शन है, बाह्य उद्दीपक, सीखने की इच्छा, पुनर्बलन, उद्दीपक या तनाव की आंतरिक स्थिति। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का यहां पर दोस्तों आपको चयन करना है। तो छठा नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों आपका, वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, उद्दीपक या तनाव की आंतरिक स्थिति के साथ चला जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षा में शिक्षण का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है, छात्रों के बीच अनुशासन लागू करना, छात्रों की रचनात्मकता को प्रतिबंधित करना, अधिगम को उत्तेजित और प्रोत्साहित करना, या उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन का दोस्तों यहां पर आपको चयन करना है। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसका जो राइट आंसर चला जाएगा आपका, वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, यानी कि अधिगम को उत्तेजित और प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गंभीर रूप से मंदबुद्धि बच्चों के लिए आईक्यू श्रेणी क्या है? 50 से 75 के बीच, 20 से 34, 35 से 49 या 20 से नीचे। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का यहां पर आपको दोस्तों चूज करना है। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो आपका चला जाएगा 20 से 34 के बीच, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 9वां नंबर प्रश्न है,
9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षति का कारण नहीं है? आपके ऑप्शन है भौतिक कारक और आघात, गंभीर मस्तिष्क रोग, गर्भावस्था के प्रभावेम, अच्छा पोषण और चयापचय। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन यहां पर आपको दोस्तों बताना है। तो इस प्रश्न का दोस्तों जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, अच्छा पोषण और चयापचय के साथ चला जाएगा। 10 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। डिसलेक्सिया जो है को संदर्भित करता है मानसिक विकार को, पठन विकार को, गणितीय विकार को, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो डिसलेक्सिया जो होता है दोस्तों ये पठन संबंधी विकार होता है। पढ़ने में जब विकार या बाधा उत्पन्न हो जाती है तो उसे डिसलेक्सिया नामक बीमारी हो जाती है, यानी विकार आ जाता है, तो वो पठन विकार होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न है, मेधावी विद्यार्थियों की क्या निशानी होती है? आपके ऑप्शन है जो लंबे समय तक अध्ययन करने की क्षमता रखता हो, जिसे नृत्य और संगीत में रुचि है, जिसकी सोच लचीली होती है, या उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन दोस्तों यहां पर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, जिसकी सोच लचीली होती है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिगम का एक उदाहरण है? एक छात्र जो अपना होमवर्क कर रहा है, और सेकंड नंबर है व्याख्यान पर चर्चा करते हुए छात्रों का एक समूह। या अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 12 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, यानी कि केवल सेकेंड, यानी व्याख्यान पर चर्चा करते हुए छात्रों का एक समूह। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भावनाओं का एक कार्य है? आपके ऑप्शन है ये एक व्यक्ति की कार्यवाही के लिए तैयार करता है, ये किसी व्यक्ति के भविष्य के व्यवहार को आकार देने में मदद करता है, ये दूसरों के साथ प्रभावी अंतःक्रिया में मदद करता है, या उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा आपका वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। परासंज्ञानात्मक प्रभावी अधिगम में कैसे योगदान देता है? आपके ऑप्शन है भावनात्मक विनियमन मन को बढ़ाकर, सामाजिक संपर्क को बढ़ाकर, छात्रों को अपनी सोच प्रक्रियाओं को समझने और विनियमित करने में मदद करके, शारीरिक समन्वय कौशल में सुधार करके। सही ऑप्शन का दोस्तों यहां पर आपको चूज करना है। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, छात्रों को अपनी सोच प्रक्रियाओं को समझने और विनियमित करने में मदद करके। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में समस्या समाधानकर्ता के रूप में एक बच्चे की भूमिका क्या है? आपके ऑप्शन है निष्क्रिय रूप से शिक्षक से जानकारी प्राप्त करना, समस्याओं के समाधान खोजने में सक्रिय रूप से संलग्न, या पूछताछ के बिना निर्देशों का पालन करना, शिक्षक द्वारा प्रदान किए गए समाधानों को याद रखना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, समस्याओं के समाधान खोजने में सक्रिय रूप से संलग्न होना, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न का देख लेते हैं दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की प्रेरणा उच्च गुणवत्ता वाले अधिगम और रचनात्मकता से जुड़ी है? आपके ऑप्शन है आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, माता पिता की प्रेरणा, या उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है इसमें से। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा आपका वो चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, आंतरिक प्रेरणा के साथ चला जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम के परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है? आपके ऑप्शन है छात्र प्रेरणा, शिक्षक के व्यक्तिगत हित, मौसम की स्थिति, कक्षा फर्नीचर की व्यवस्था। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन का यहां पर आपको चुनाव करना है। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा
वो आपका चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, छात्र प्रेरणा के साथ चला जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन किंडरगार्टन शैक्षिक मॉडल के जनक थे? आपका ऑप्शन है फ्रॉबेल, रूसो, मारिया मोंटेसरी या जॉन डेवी। तो दोस्तों किंडरगार्टन जो विधि दी थी शिक्षक मतलब आपकी जो शैक्षिक मॉडल प्रस्तुत किया था उसके जनक जो थे वो फ्रॉबेल थे, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 19 नंबर प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रिभाषी सूत्र में होते हैं। आपके ऑप्शन है मातृभाषा, स्थानीय आदिवासी भाषा, अंग्रेजी या उपर्युक्त सभी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रिभाषी सूत्र में दोस्तों मातृभाषा, स्थानीय आदिभाषा और अंग्रेजी ये तीनों ही होती है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 20 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, एसएसए 2000 का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आपके ऑप्शन है छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, स्कूल सुरक्षा सुनिश्चित करना, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, स्कूलों में छात्र सेवाएं प्रदान करना। 20वें नंबर का दोस्तों जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन को यहां पर आपको चयन करना है। तो 20 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा आपका वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है, विभिन्न भाषा क्षमताओं वाले छात्रों का समर्थन करने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस रणनीति का उपयोग कर सकता है? आपके ऑप्शन है दृश्य सहायता और वास्तविक जीवन के उदाहरण प्रदान करना, सहकर्मी सहयोग और चर्चा को प्रोत्साहित करना, जटिल निर्देशों को छोटे चरणों में तोड़ना या उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी के साथ चला जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित चित्र है, महिलाएं शिक्षक और नौकरानियों के रूप में जबकि पुरुष डॉक्टर और पायलट के रूप में। इस प्रकार के चित्रण से को बढ़ावा मिलने की संभावना है। आपके ऑप्शन है लैंगिक एक भूमिका निभाता है, लैंगिक स्थिरता, लैंगिक सशक्तिकरण, लैंगिक रूढ़िवादिता। तो दोस्तों 22 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो ये चीज जो चित्र दर्शा रहा है दोस्तों ये लैंगिक रूढ़िवादिता दर्शा रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, छात्रों के कौशल का विकास करना, छात्र शिक्षकों के कौशल का विकास करना, पालन पोषण कौशल का विकास करना, या ए और बी दोनों हो जाएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 23 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, छात्र शिक्षकों के कौशलों का विकास करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? आत्म केंद्रित, भावनात्मक रूप से स्थिर, सहकर्मी प्रभाव या धर्म से टकराव। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो यहां पर किशोरावस्था की विशेषता नहीं है ये पूछा है, तो आत्म केंद्रित तो होती है दोस्तों, किशोरावस्था की विशेषता होती है, सहकर्मी का प्रभाव भी होता है और धर्म से टकराव जो इसका जो नहीं में पूछा है वो हो जाएगी दोस्तों भावनात्मक रूप से स्थिरता नहीं होती, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है, एक बच्चा शुरू में अपने हाथ, फिर अपनी उंगलियों और अंत में अपने हाथ और उंगलियों को एक साथ स्थानांतरित करने का तरीका खोजता है। ये वृद्धि और विकास की किस अवधारणा को दर्शाता है? आपका ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत या व्यक्तिगत मतभेदों का सिद्धांत। 4 सिद्धांत दे रखे हैं दोस्तों, आपको जो है इसमें से सही का चयन करना है। तो 25 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों उसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत के यानी कि ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, शिक्षक अपने जीवन में महत्वपूर्ण घटनाओं के अवलोकन, वर्णनात्मक रिकॉर्डिंग,
रखने के अलावा छात्र के विकास के दैनिक रिकॉर्ड रखता है, उपरोक्त अभ्यास के रूप में कार्य करता है। आपके ऑप्शन है रेटिंग स्केल, जांच सूची, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड या विभाग। 26 नंबर के दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड के साथ चला जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई स्कूल आधारित मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों इसके। बच्चों से संबंधित स्कूल की गतिविधियों के सभी पहलुओं को शामिल करता है, छात्रों के केवल शैक्षणिक पहलू को कवर करता है, छात्रों के व्यक्तिगत विकास को शामिल करता है, छात्रों के सामाजिक अनुकूलता शामिल है, छात्रों की सामाजिक अनुकूलता शामिल है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है। तो 27 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, बच्चों से संबंधित स्कूल की गतिविधियों के सभी पहलुओं को शामिल करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न है, एक बच्चे के तत्काल वातावरण का उनके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर, व्यक्तित्व पर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, एक बच्चे के तत्काल वातावरण का उसके बुद्धि और व्यक्तित्व दोनों पर प्रभाव पड़ता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, शैशवावस्था के दौरान कौन सा सामाजिकरण होता है? प्राथमिक सामाजिकरण, लैंगिक सामाजिकरण, प्रत्याशित सामाजिकरण या पुनर्सामाजिकरण। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा, शैशवावस्था के दौरान सामाजिकरण जो होता है वो प्राथमिक सामाजिकरण कहलाता है। ऑप्शन ए के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। अंतिम प्रश्न यहां पर देख लेते हैं बाल विकास का। पियाजे के सिद्धांत में विकासात्मक अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? देख लेते हैं दोस्तों। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं दोस्तों, और उन 4 अवस्थाओं का यहां पर आपसे जो है वो क्रम पूछा है। तो यहां पर देख लेते हैं उसका क्रम कैसे है। सबसे पहले तो दोस्तों संवेदी अवस्था होती है, संवेदी पेशी अवस्था, तो ये तो ठीक है दोस्तों। फिर यहां पर आ गई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये दोस्तों नहीं होती है, तीसरी अवस्था होती है। फिर तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरी अवस्था इसमें से गायब है। बी नंबर देख लेते हैं, संवेदी पेशी अवस्था यानी इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी बोलते हैं इसे दोस्तों। दूसरे नंबर पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तो ये होती है दोस्तों दूसरे नंबर की अवस्था है ये। और तीसरे नंबर पे उनकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। और चौथे नंबर पे जो आती है वो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है। यानी इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। यानी पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की, सबसे पहली संवेदी होती है, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक, फिर औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक होती है। तो 30 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो दोस्तों आपने देखे किस तरह के प्रश्न जो है यहाँ पर बाल विकास में पूछे गए थे। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं गणित वाला पार्ट किस तरह के प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, 9 किलोग्राम में से 7 केजी और 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है? तो आपके ऑप्शन चारों यहाँ पर लिख दिए हैं। आपको 9 केजी में से ये वाली केजी और ग्राम को घटाना है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 केजी में से माइनस करेंगे 7 केजी और 7 ग्राम, तो इसे भी हम किलोग्राम के रूप में ले लेंगे। यानी जो 7 ग्राम जो है इसे भी किलोग्राम के रूप में ले लेंगे, क्योंकि जो आंसर जो दोस्तों जो ऑप्शन दे रखे हैं सब वो केजी के रूप में है। तो जब हम इसे इधर लिखेंगे तो 7.007 इसे हमने केजी के रूप में यहाँ पर ले लिया है। अब इसमें से जब ये घटाएंगे दोस्तों तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन डी आ जाएगा, यानी कि 1.993 केजी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
कक्षा थर्ड में 150 बच्चों से उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया और 5 पसंदीदा फलों के परिणामों को निम्न तालिका में लिखा गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सेब और बच्चों की संख्या 28, अमरूद दोस्तों 26। इसी तरह से यहाँ पर और देख लेते हैं, 5 बच्चों की संख्या बताई गई है। आम जो है वो 44, केला जो है वो 14 और अंगूर जो है दोस्तों वो 28 हो जाएंगे। और सेब जो उधर लिखे हुए दोस्तों मैंने यही लिख लिए हैं, सेब 28 थे और अमरूद 26 थे। अब इसके सही विकल्प देख लेते हैं। यहाँ क्या है, सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर सही विकल्प देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्या है, सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। तो सेब और अमरूद की समान बोल रहा है, तो 28 और 26 है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। अगला क्या है, अंगूर और केलों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर 16 है। यानी अंगूर और केला की जो पसंद कर रहे हैं बच्चे दोस्तों, उनका अंतर कितना कह रहा है, 16। और यहाँ पर अंतर कितना बैठ रहा है, 28 और 14 है, यानी कि 14 का अंतर बैठ रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है 16, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला सी नंबर देख लेते हैं और सी और डी देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसे देखने पे दोस्तों आपको जो राइट आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपका डी मिल जाएगा। देख लेते हैं, 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि 150 बच्चे बताए थे और ये जब आप टोटल जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 140 बच्चे बैठेंगे। तो 10 बच्चे जो हैं वो किसी भी फल को जो है वो पसंद नहीं करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। यहां पर देख लेते हैं, पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है ये। आपका ऑप्शन है, ये विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करने में सहायता करता है, ये संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है, निर्देशात्मक क्रियाकलापों के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति को जांचना, यह विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ की पहचान करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ये संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में से किसी महीने की 4 तारीख को 4,560 रुपये निकाले और उसी महीने में 20 तारीख को 2,567 रुपये जो है जमा किए। यदि महीने के अंत में उसके खाते में 3,125 की धनराशि है तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि थी। और यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, मैं बता दूं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसे यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये पूछा है इसमें, तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि थी, तो हम मान लेते हैं उसे x मान लेते हैं कि उसके खाते में x धनराशि थी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो उसने सबसे पहले उसमें से क्या करा, 4 तारीख को इतने रुपए निकाले, तो हम माइनस कर देंगे 4,560 रुपये जो माइनस कर देंगे। उसके बाद 20 तारीख को उसने इतने रुपए जमा किए, तो हम प्लस में कर लेंगे, यानी 2,567 रुपये जो है उसने जमा किए। तो अंत में उसके खाते में महीने के कितने रुपए, इतने रुपए धनराशि थी, तो बराबर कितनी थी दोस्तों, 3,125 रुपये उसके खाते में बचे। अब इसे यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। x को हमने माना x ऐसे ही रखेंगे, माइनस के हैं ये प्लस के हैं, इसमें से ये दोस्तों ये घट जाएंगे, तो यहाँ पर आपके बच जाएंगे माइनस के 1,993 रुपये और इक्वल 3,225। अब x का मान हम निकाल लेंगे, तो 3,225 दोस्तों इधर है, ये माइनस के, जब इधर जाएंगे ये प्लस के हो जाएंगे। अब इन दोनों को दोस्तों जब जोड़ देंगे हम, तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपका आ जाएगा 5,118।
तो हम ये वाला ऑप्शन इसमें यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा है, 5118, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न दे रखा है, प्राथमिक कक्षा के एक गणित के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या हल करने को दी। क्या समस्या है दोस्तों, देख लेते हैं। 616 विद्यार्थियों के स्कूल के लिए 28 विद्यार्थियों वाली कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी। एक विद्यार्थी ने समस्या को इस प्रकार हल किया। अब उसने क्या किया, एक कक्षा बराबर 28 विद्यार्थी, फिर उसने 10 कक्षाएं तो 280 विद्यार्थी, इस तरह से यहाँ पर उसने सॉल्व करा, यानी कि उसने कक्षाएं निकाली, 22 कक्षाएं निकाली। अब इस पर क्या पूछा गया है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की गई कलन विधि के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है। आपके ऑप्शन यहाँ पर पढ़ लेते हैं, क्या दे रखे हैं। विद्यार्थियों ने समस्या हल करने के लिए विभाजन के वितरण और सहचार्य दोनों नियमों का उपयोग किया है। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए एक गलत कलन विधि का उपयोग किया है, या विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के सहचार्य नियम का उपयोग किया है, या डी नंबर है, विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण का उपयोग किया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण का उपयोग किया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती हैं कहलाता है। एक विषमबाहु त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों त्रिभुज की जिसकी तीनों जो लंबाइयां जो है वो अलग अलग होती हैं, तो वो एक विषमबाहु त्रिभुज बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 31 से 60 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग है। तो यहाँ पर 31 से और 60 के बीच की अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं दोस्तों। तो एक 37 हो जाएगी, प्लस लगा देंगे, फिर एक 41 हो जाएगी, एक 43 हो जाएगी, और एक आपकी 53 हो जाएगी, और एक आपकी 59 हो जाएगी। और इन सबको जब जोड़ देंगे दोस्तों तो 280 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 280। अगला प्रश्न है 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती का गुणनफल है। तो यहाँ 201 की पूर्ववर्ती यानी इससे 201 की पहले की संख्या लिख लेते हैं, और गुणनफल पूछा है तो गुणा लगा लेते हैं। और 4781 की परवर्ती यानी आगे की एक संख्या पूछा है, तो 4782, इन दोनों को दोस्तों जब गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन डी आ जाएगा, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,56,400। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। संरक्षण है, अपघटन है, वर्गीकरण है, या क्रमबद्धता है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्गीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। विद्यार्थियों को भाग की समस्याएं हल करने में कठिनाई आती है क्योंकि भाग की समस्याओं की दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। भाग की समस्याओं को हल करने के लिए कोई अनौपचारिक कलन विधियां नहीं होती। भाग की समस्याएं हल करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा, घटा और गुणा करना अच्छी तरह से जान ले। यह विद्यार्थी भाग का चिन्ह पसंद नहीं करते। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा,
भाग की समस्याएं हल करने के लिए ये आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा घटा और गुणा करना अच्छी तरह से जान ले। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दूसरी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसी दो मात्राएं जोड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब वर्कशीट पर 4 + 5 करने के लिए कहा जाता है तो अधिकांश वही विद्यार्थी ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इसका क्या कारण है? आपके ऑप्शन है, विद्यार्थी वास्तविक गणित सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, विद्यार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं, विद्यार्थियों को योग ठीक से नहीं सिखाया जाता है, या कुछ विद्यार्थी गणितीय कौशल में कमजोर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब 105 को अंक के रूप में को लिखने को कहा जाता है तो वह इसे 1005 लिखता है या लिखती है। ये इंगित करता है, तो क्या इंगित करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता की आवश्यकता है, वह गणित सीखने में अयोग्य है, वह सीखने में कमजोर है, या वह शरारती है। तो दोस्तों ये तो शरारती तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, कमजोर भी नहीं होता है कोई भी, और सीखने में अयोग्य भी नहीं होगा, यानी कि जो परेशानी आ रही है वो क्या होगी? वो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, भिन्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपका ऑप्शन है, ये एक समान वस्तुओं वाले समूह के भाग को निरूपित करता है, ये एक भिन्न का गणितीय चिन्ह नोटेशन एक अनुपात के रूप में निरूपित किया जा सकता है, ये एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो कि 1 से बड़ा हो, एक भिन्न का गणितीय चिन्ह नोटेशन एक विभाजन समस्या को निरूपित करने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो कि 1 से बड़ा हो। अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है, जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को वह प्रतिदिन 2 किलोमीटर और 9 मीटर चलती है। उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी कितनी होगी? यहां पर यह पूछा है। तो दोस्तों जब आप इसे जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा, यानी 15.193 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, जैस्मीन ने कहा एक आयत में विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समानांतर होते हैं, एक वर्ग में भी विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समांतर होते हैं, और उसी प्रकार एक समांतर चतुर्भुज में भी, इसलिए आयत और वर्ग दोनों की समांतर चतुर्भुज होंगे। जैस्मीन बेन हेले के सिद्धांत के ज्यामितीय चिंतन के स्तर पर है, यानी कौन से स्तर पर है? औपचारिक निगमन, दृश्यीकरण, विश्लेषण या संबंधों की समझ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि संबंधों की समझ के स्तर पर है, वो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंकों 5, 9, 0, 2, 8 और 6 से बिना पुनरावृत्ति के 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे, आगे देख लेते हैं, बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग है। तो यहां पर इसका योग
तो दोस्तों वो जो अंक दिए हैं उनसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का बना लेते हैं, उनका योग कर लेंगे। तो सबसे बड़ी जब बनेगी दोस्तों तो सबसे पहले उसमें 9 आई है, फिर 8 भी आई है उसमें, उसके बाद 6 आ जाएगी, उसके बाद आपकी 5 आ जाएगी, और फिर संख्या 2 है और फिर 0 है। ये सबसे बड़ी बन जाएगी उन 6 अंकों से। और प्लस यानी योग को कह रहा तो प्लस कर लेंगे और सबसे छोटी बनाएंगे। तो सबसे जब छोटी बनाएंगे हम वहां पर, तो छोटी आपकी हो जाएगी दोस्तों 2 0 5 6 8 9। अब इन दोनों को जब जोड़ देंगे दोस्तों तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। पैटर्न 12 14 17 13 8 14 21 में लुप्त दो संख्याएं क्रमशः हैं। 14 5 है, 13 5, 15 7 या 12 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 और 4 जो है वो दो लुप्त संख्याएं क्रम से आ जाएंगी, 13 और 4 आ जाएंगी। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की वे न्यूनतम संख्या जो 6 7 और 4 का गुणज है निम्न में से है। 1006, 1008, 1000 या 1002। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1008 हो जाएगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी एक निम्न में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है। एक किरण, एक समतल, एक रेखा, एक रेखाखंड। तो जो निश्चित लंबाई होती है दोस्तों किसी की, वो होता है एक रेखाखंड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है। आपके ऑप्शन है, ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पुस्तक में नहीं दिए होते। इन प्रश्नों को हल करने में समय अधिक लगता है। इन प्रश्नों की एक दूसरे से नकल करना आसान नहीं है। तो 50 नंबर पे जो प्रश्न है दोस्तों उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन करने का विकास करते हैं। अगला प्रश्न है, आंकड़ों का प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, इसमें से आपको एक सही ऑप्शन चूज करना है। आप यहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं और इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आंकड़ों का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जब भी आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखाई हो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 8 मीटर लंबे और 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक से 2 मीटर गुणा 35 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर माप वाले कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं। आपका ऑप्शन है 45, 40, 50, 48। तो ये बनाए जा सकते हैं दोस्तों 40 बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक बच्चे ने प्रश्न हल किया 1/2 प्लस 1/3 इक्वल 2/5। इस हल से सबसे उपयुक्त क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आपके ऑप्शन यहां पर देख लेते हैं। बच्चा नहीं जानता कि भिन्नों को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित किया है। बच्चे को संख्याओं को जोड़ना नहीं आता है। बच्चे को लघुत्तम समावर्त लेना नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है क्योंकि ये एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि जैसी उभरती हुई तकनीकों का आधार है। ये एक शिक्षक का स्थान ले सकता है। ये स्कूल में सीखने का सबसे कठिन पहलू है या ये मानव अस्तित्व के लिए मूलभूत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि जैसी उभरती हुई तकनीकों का आधार है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। संस्मरण और गहन रूप से एल्गोरिदम को बढ़ावा देना, गणितीय तर्क विचार, सही उत्तर के लिए एकमात्र अधिकारी बनना। तो सही विकल्प आप यहां पर चुनना है, केवल बी या बी और सी, केवल ए या ए और बी। तो 55 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल बी, यानी गणितीय तर्क विचार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? सूत्र आधारित विधि, सन्निकटन और अनुमान, टेसेलेशन यानी टाइलिंग या गिनतारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टेसेलेशन यानी कि टाइलिंग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न है 4/7 5/14 4/7 प्लस 5/14 माइनस 7/8 का मान क्या है? यानी यहाँ पर एक भिन्न का जोड़ और घटाव है। यहाँ पर दोनों का मिक्सचर दिया है दोस्तों। बहुत ही इजी सवाल है, लासा निकाल के इसे सॉल्व कर लेंगे। इसका जो आंसर आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 3/56 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस अक्षर की दो सममिति रेखाएं हैं? ई यू एच बी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो एच हो जाएगा। एच अक्षर की दो सममिति रेखाएं हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है सेकेंड लास्ट प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर गणित का। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है? सूर्य सिद्धांत, बोधायन, शुल्ब सूत्र, लीलावती या चरक संहिता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चरक संहिता जो है वो भारतीय गणित से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि अंतिम प्रश्न यहां पर देख लेते हैं गणित का। कह रहा है संख्या 35, 28, 76 में से 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? तो यहां पर इस संख्या में 5 का स्थानीय मान देख लेते हैं दोस्तों। तो 5 का स्थानीय मान यहाँ 5 है तो 5 लिखेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 0 लगा देंगे। 1 2 3 4। तो ये तो स्थानीय मान 5 का हो गया। और अंतर पूछ रहा है यानी कि माइनस 7 का स्थानीय मान से अंतर पूछ रहा है। तो 7 यहाँ पर है, 7 लिख के उसके बाद संख्या 1 है तो 0 लगा देंगे। अब 50,000 में से 70 निकाल देंगे दोस्तों। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भाग जो थर्ड जो होता है वो पर्यावरण अध्ययन से यानी कि ईवीएस से संबंधित होता है और इससे 30 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे?
आपका ऑप्शन है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। तो इसमें दोस्तों जो पूछा है वो ये पूछा कि कौन सा कार्य या गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे। जो तो नहीं देंगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री को ले जाने की अनुमति जो है वो आप नहीं देंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। आपके ऑप्शन है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बीज बोने, अंकुरण की विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। नेक्स्ट है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लोह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में क्रमशः कौन सी बीमारी है? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। पहला है मोटापा और स्कर्वी, अगला है स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, और फोर्थ है मोटापा और एनीमिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, मोटापा और एनीमिया यानी कि खून की कमी। अगला प्रश्न है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, या चार्ट में ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, या बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। अगला प्रश्न है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। आपका ऑप्शन है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होनी चाहिए अगर आप मानचित्र पढ़ रहे हैं तो। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। देख लेते हैं इसके ऑप्शन। विषय के बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। थर्ड है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, और अगला है बच्चों को भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट है, ये देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि।
आपके ऑप्शन है पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की प्रक्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, यानी कि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? आपके ऑप्शन है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, या बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मंच चालक कौशलों के विकास में सहायता देती हैं। तो इसमें ये पूछा पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो नहीं जो होना चाहिए दोस्तों, तो नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ जो है वो डालना नहीं चाहिए। तो यही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला एक ग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला जो होता है क्या होता है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। आपके ऑप्शन है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्तारों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बच्चों को वास्तविक जानकारी देता है दोस्तों और अवलोकन करने में कुशलता प्रदान करता है, यानी ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए उन्हें बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़ना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो पहला नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो जो अनुभवों को जब जोड़ता है तो बच्चा बहुत जल्द सीखता है। अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है
दत्त कार्य बच्चे को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न, यहां पर देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। बच्चों को स्वयं सीखने के योग बनाने और अवलोकन कौशलों को पहना करने के लिए। उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा बच्चों को स्वयं सीखने के योग बनाने और अवलोकन कौशलों को पहना करने के लिए। अगला प्रश्न है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। आपका ऑप्शन है जलते हुए धुएं के उसे एलर्जी हो गई है, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। 75 नंबर प्रश्न है, दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा दोस्तों, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? आपका ऑप्शन है, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। चीजों के बारे में बिना प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया: केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार। जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही होगा। घरेलू कचरा औद्योगिक कचरा है, दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाले
या अपघटित नहीं होने वाले। पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? आपके ऑप्शन है ए के बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सेकेंड। अगला प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हीनताजन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, चिकना और साफ बनाने के लिए। अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वे कहलाती है। आपके जो ऑप्शन है वो है फसल की कटाई, हस्तचयन, थ्रेशिंग, निष्पादन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा निष्पादन, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? आपका ऑप्शन है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्कण शक्ति का विकास करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पुरुष जिसका रक्त O है एक A रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है, यानी कितनी प्रतिशत संभावना है? 25%, 75%, 50% या 100%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 50%। अगला प्रश्न है, टूटता तारा यानी उल्का है। आपका ऑप्शन है उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। अगला प्रश्न है, क्वथन यानी उबलना और वाष्पीकरण में अंतर क्या है? तो यहां पर देख लेते हैं, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण से नहीं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण से नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। तो 85 का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं होता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो यहां पर पढ़ लेते हैं, इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी में
के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य या शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, यानी शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों को और अभिभावकों के साथ बांटना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 87 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। 87 नंबर पे जो प्रश्न है दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, 88 नंबर प्रश्न है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणु को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो 88 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 89 नंबर प्रश्न है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। और इसका दोस्तों अंतिम प्रश्न यहां पर देख लेते हैं ईवीएस का, यानी 30 प्रश्न जो है यहाँ पर आपके पूरे हो जाएंगे ईवीएस के। यहाँ पर अंतिम प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। तो आपका ऑप्शन है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखे कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न जो है वो ईवीएस यानी कि पर्यावरण में पूछे गए थे। और ये पार्ट है आपका भाषा 1 यानी हिंदी का, और इसके हम 15 प्रश्न देखेंगे जो कि पेडागोजी से संबंधित होते हैं, वही प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं 15 जो पेडागोजी से संबंधित प्रश्न होते हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आप यहाँ पढ़ लेते हैं, बच्चों द्वारा शिशु गीत आलापना किसके तरीके हैं? आपके ऑप्शन है शब्दावली को समृद्ध करने के, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के, उच्चारण का अभ्यास करने के, या अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के। तो यहाँ पर नहीं में पूछा है दोस्तों, तो नहीं में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि काय के रूप में देखा जाना चाहिए। देख लेते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके।
शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता यानी मास्टरी होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रभा, दृश्य शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन, या सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? आपके ऑप्शन है वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करने के लिए कहना या सीखना। तो नहीं में पूछा है दोस्तों, तो नहीं में इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? आपके ऑप्शन है समग्र भाषा पद्धति, व्याकरण अनुवाद, स्थिति परक उपागम, ध्वनि विज्ञान निर्देश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ध्वनि विज्ञान निर्देश। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि का ये प्रकार किस लिए है? आपके ऑप्शन है मौखिक प्रभावाभ्यास, नियंत्रित मौखिक अभ्यास, स्वच्छंद बोलना, या निष्क्रिय श्रवण। तो 111 का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मौखिक प्रवाह अभ्यास। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? यहां देख लेते हैं ऑप्शन। क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं? अगला है, क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं, या क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सी उपागम विधि या विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन है प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम,
प्रत्यक्ष विधि, श्रव भाषिक विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संप्रेषणात्मक उपागम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना, नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना, संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। इसमें से दोस्तों आपको राइट जो ऑप्शन है वो चूज करना है। देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या आने वाला है। और इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब। आपका ऑप्शन है वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं, वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं या बार बार लिखते हैं, या मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होता है। यहां पर देख लेते हैं इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आने वाला है। इसका राइट आंसर आपको यहां पर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको यहां बता दे रहा हूं कौन सा होने वाला है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम यानी फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। ये विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? प्रारूपण, पुनः प्रारूपण, प्रूफ रीडिंग या सहपाठी मूल्यांकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रूफ रीडिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा उपागम या विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा यानी कि मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है? नहीं में पूछा है दोस्तों, देख लेते हैं ऑप्शन। प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि या श्रव भाषिक विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है? इसे भी दोस्तों नहीं में पूछा है। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। ए बी सी डी में से आपको एक इसका नहीं में पूछा है दोस्तों, तो वो नहीं वाला ऑप्शन यहां पर आपको चूज करना है। देखते हैं इसका नहीं में कौन सा ऑप्शन आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है, तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को ना करके और आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके,
मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके, रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की सजावट करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और 15वां प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, यानी कि पेडागोजी का ये अंतिम प्रश्न होता है दोस्तों। यहां पर इसे देख लेते हैं, इसके बाद एक पेपर अभी और देखना है। तो यह निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? आपका ऑप्शन है पाठचर्या सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, मूर्त सिद्धांत या तकनीकी सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मूर्त सिद्धांत, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये 2024 में जो आपका पेपर हुआ था सीटेट का, उसके हमने यहाँ पर हिंदी के पेडागोजी से संबंधित 15 प्रश्न देखे हैं। यहाँ पर एक पेपर और देख लेते हैं, उसमें किस तरह के, ये 2023 का प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसमें देख लेते हैं हिंदी के किस तरह के पेडागोजी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों 15 प्रश्न और देख लेते हैं पेडागोजी से संबंधित। तो दोस्तों यहाँ पर 2023 में जो सीटेट का पेपर हुआ था वो उसका हिंदी का पार्ट यहाँ पर देख लेते हैं, और उसके भी पेडागोजी से संबंधित 15 प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। तो पेडागोजी दोस्तों 106 नंबर से शुरू हो जाती है, 15 प्रश्न होते हैं, 106 से 120 तक जो है पेडागोजी से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2023 में किस तरह से पूछे गए थे। पहला है, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? आपके ऑप्शन है भाषा में प्रभाव, विषय वस्तु में निपुणता, विभिन्न लेखकों के कथन या प्रस्तुतिकरण शैली। अब आपके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। आपको इसमें से चूज करना है। तो भाषा प्रवाह होनी चाहिए दोस्तों, विषय वस्तु की निपुणता भी होनी चाहिए, और विभिन्न लेखकों के कथन तो ये आपका नहीं हो पाएगा, और प्रस्तुतिकरण शैली बिल्कुल भी होनी चाहिए। तो 1, 2 और 4 कौन से ऑप्शन में मैच कर लेते हैं? 1, 2 और 4, यानी 1, 2, 4 डी ऑप्शन में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं? आपका ऑप्शन है अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण। अगला है मान लेना, चर्चा करना, नोट करना और सारांशीकरण, कल्पना करना, प्रस्तुतिकरण करना, प्रश्न करना और सारांशीकरण, विचार करना, अभिव्यक्त करना, मॉनिटरिंग करना और सारांशीकरण। यानी इसमें से पूछा कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं, उनका यहाँ पर आपको क्रम बताना है या किस तरह से है। तो 107 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यह अध्यापिका क्या कर रही है? आपके ऑप्शन है विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही है, विद्यार्थियों को मदद दे रही है, विद्यार्थियों को पुनर्बलन दे रही है या विद्यार्थियों को निर्देश दे रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वो मदद दे रही है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहां भी आवश्यक हो अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत मदद के रूप में दे रही है
यहाँ समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रही है? आपका ऑप्शन है व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक संकेत, अंतःक्रियात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अंतःक्रियात्मक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है श्रव्य एवं लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्याकरणिक तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन। श्रव्य और लिखित सामग्री को विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ना। कार्य की इस प्रकार से अभिकल्पना करना जो समूची सामग्री के संदर्भ में कौशलों के विकास पर केंद्रित हो। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर बताए गए सिद्धांतों पर आधारित है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। सामग्री आधारित निर्देश, प्राकृतिक उपागम, मौन तरीका या कार्य आधारित भाषा शिक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सामग्री आधारित निर्देश हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है? लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना, विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना, अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना, विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना। अगला प्रश्न है भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई आम उद्घोषणाओं और वक्तव्यों का विश्लेषण करने के लिए कहा। यहां अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है? लिखित विमर्श चिंतन, वाचिक विमर्श चिंतन, मुद्रित विमर्श चिंतन, अप्रकाशित विमर्श चिंतन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 112 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वह अध्यापिका दोस्तों क्या करना चाह रही है? वाचिक विमर्श चिंतन करना चाह रही है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है? आपके ऑप्शन है संरचनात्मक उपागम, मौखिक उपागम, प्राकृतिक उपागम या शब्दकोशीय उपागम। तो 13 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शब्दकोशीय उपागम हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं निम्नलिखित में से असमान की पहचान करें। आपके ऑप्शन है बच्चों में प्रथम भाषा के विकास के समानांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है, अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है, अर्जन भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है, अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको चूज करना है यहां पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। अगला प्रश्न है प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत पर के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है? रोजर ब्राउन, स्टीफन क्रेशन, ब्लूमफील्ड, कोविन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा स्टीफन क्रेशन, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं यहां पर अभिकथन और कारण है, यहां पर इसे पढ़ लेते हैं और इसका देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो रहा है। अभिकथन ए है चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त
परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। कारण आर है पर्याप्त समय, संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान। ये 3 शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं। अब क्या है, निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इसमें से आपको जो है सही ऑप्शन को चूज करना है यहाँ पर अभिकरण और कारण को पढ़ने के बाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है इसी तरह से 116वां नंबर की तरह ही प्रश्न है। ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया को कर्णपटह कान के पर्दे से टकराती है श्रवण के रूप में जानी जाती है। बी नंबर क्या है, संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है जो प्रतिक्रिया देती है। निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों, इसमें से सही उत्तर को आपको चूज करना है। 117 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 118 नंबर प्रश्न है। एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होने चाहिए। नहीं में पूछा, विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति, सभी को एक समान समय देना, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना, विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना। तो दोस्तों अगर आप अध्यापक हैं तो विभिन्न भाषाओं को स्वीकृति जरूर देंगे, सभी को एक समान बिल्कुल समझ देंगे, उच्च स्तरीय चिंतन बिल्कुल करेंगे आप, और विशिष्ट वर्ग संस्कृति को किसी एक विशिष्ट वर्ग की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये गलत हो जाएगा, नहीं में पूछा तो ऑप्शन डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है। स्वनिम ज्ञान, वाक्य विन्यास, रूपग्राम या वर्तनी विषयक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रूपग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, यानी पेडागोजी संबंधित। यहाँ पर मैं 30 प्रश्न यहाँ पर दोस्तों पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर अंतिम प्रश्न है, ये 30वां लगभग प्रश्न है। कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने से संकोच करते हैं। उनके संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किए जा सकते हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें, कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए। तो हाँ दोस्तों ये दोनों ऑप्शन भी ठीक हो रहे हैं। और देख लेते हैं तीसरा है उनके निष्पादन हेतु उन्हें पुनर्बदल दिया जाए। तो ये भी ठीक हो जाएगा। उन्हें कुछ और तरह के काम दे दिए जाएं। तो ये ही गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा कौन से में ठीक है, पहला दूसरा तीसरा फर्स्ट ऑप्शन यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमने देखे 2024 और 2023 का जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें किस तरह के हिंदी के पेडागोजी से संबंधित प्रश्न पूछे गए। मैंने आपके यहाँ पर करवा चुका हूँ 300 प्रश्न जो थे पेडागोजी से संबंधित थे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।